Hello students, welcome to the chemistry competition classes and in this video we are going to discuss about the carbon compounds for class 10th। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स के जो IUPAC नेम होते हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स के IUPAC नेम को डिस्कस करने से पहले कुछ हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, कार्बन के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो पहले वो हम यहाँ पे गेन करेंगे, उसके बाद IUPAC नेम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एटम्स के बारे में कि कार्बन एटम्स क्या होता है। कार्बन एटम जैसा कि सभी जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, सिंबल C होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। ये 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। ये s सब सेल है, s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। ये p सब सेल है, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो पहले यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है कार्बन का। अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट अपनी लो एनर्जी फॉर्म में होता है तब उसे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब जब लो एनर्जी होगी तो ध्यान रखना है कि हाई स्टेबिलिटी होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो कार्बन कभी भी दूसरे एटम के साथ ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन या बॉन्डिंग्स नहीं करता है। वो कभी भी बॉन्डिंग करने के लिए अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो 2s यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, 2s जो शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के यहाँ पे 2p में जंप कर जाता है। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s1 एंड 2p3 होगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट है जैसे यहाँ पे 2px कहते हैं, सेकंड जो ऑर्बिटल है उसे 2py कहते हैं और थर्ड जो ऑर्बिटल है उसे 2pz कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको अब ध्यान रखना है कि आगे की क्लासों में भी आप लोग पढ़ोगे तो ध्यान रखना है किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उस एलिमेंट में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के बराबर होती है। तो जैसा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इट मीन्स इसकी जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो कितनी होगी, 4 वैलेंसी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें 10th स्टैंडर्ड में जो ध्यान रखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 होती है। ये कॉन्सेप्ट हमें कभी भी नहीं भूलना है। अब इसकी कॉन्सेप्ट को लेके हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसीज को अरेंज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वैलेंसी ऑफ C एटम इज ऑलवेज 4। तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है, 4 वैलेंसी जो होती है वो यहाँ पे इस तरह से अरेंज होती है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई से भी दो एंगल्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। अब इसी अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से भी यहाँ पे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्वर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज के अरेंजमेंट को देख रहा है। तो जो इधर से देखा, ये वाले जो दोनों बॉन्ड है ये आपको प्लेन में मिलेंगे, यानी कि एक प्लेन में होंगे। और ये बॉन्ड जो होगा वो प्लेन के पीछे होगा और ये बॉन्ड जो है प्लेन के आगे होगा। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड वेज जो बनाया हुआ है इसे सॉलिड वेज कहते हैं। सॉलिड वेज जो बॉन्ड है मतलब कि ये वाला बॉन्ड, इसे हम कहते हैं कि ये बॉन्ड एबव टू द प्लेन है, यानी कि प्लेन के ऊपर बॉन्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो डैश वेज जो होता है, डैश वेज वाला जो बॉन्ड है ये बैक टू द प्लेन को शो करता है। तो मतलब कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग्स जो होती है वो कितने तरह की होती है और कैसे होती है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो कहा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द C एटम्स, यानी कार्बन एटम्स के बीच में 3 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। पहली टाइप की बॉन्डिंग होती है ये वाली, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को एल्केन टाइप कंपाउंड कहा जाता है। अगर हम एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है एल्क और दूसरा है एन। एल्केन टाइप के कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जब भी एल्केन वाले कंपाउंड होंगे तो उनके नाम के लास्ट में आपको एन लगाना है, मतलब कि एन लगा के रखना है। उसके बाद एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, विच मीन्स एन का मतलब है नंबर, यानी कि संख्या। तो जितना भी कार्बन का नंबर जितना आपको दिया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन जो है 2n यानी कि उसका ट्वाइस और +2 मोर होते हैं। यानी कि एल्केन ग्रुप के लिए कार्बन का नंबर अगर आपको पता है तो हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 मोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 मोर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो C5H12 यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
अब बात करेंगे एल्कीन। तो एल्कीन कब होते हैं, एल्कीन कंपाउंड कब बनते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, एल्कीन बनते हैं। एल्कीन भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्क और प्लस इन। इन कंपाउंड के नाम के लास्ट में आपको इन देखने को मिलेगा और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, विच मीन्स कार्बन जितना दिया जाएगा हाइड्रोजन ट्वाइस से, केवल ट्वाइस होते हैं, ना तो 2 मोर होते हैं ना 2 लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए C3 कार्बन होगा तो उसके लिए H कितना होगा, 6 होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की बॉन्डिंग, जो वो अल्काइन है। अल्काइन भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एल्क प्लस आइन, यानी कि यहाँ पे जब कार्बन बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे एल्काइन होते हैं। एल्काइन में क्या होगा, नाम के लास्ट में आपको आइन देखने को मिलेगा और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कार्बन जितने दिए जाएंगे हाइड्रोजन ट्वाइस से 2 लेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे C3 है तो C3 के लिए ट्वाइस करेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 2 6 -2 4 हो जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और होती है जिसे बोलते हैं अल्काइल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अल्काइल बॉन्डिंग नहीं है, एक टाइप है, एल्केन एल्कीन अल्काइन से रिलेटेड यहाँ पे टाइप है। जैसे कि यहाँ पे एल्क अल्काइल एल प्लस आइल से मिलकर बना हुआ, और इसमें क्या होता है कि कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो यहाँ पे एम्प्टी रहती है, यानी कि अनडिफाइंड रहती है। बाकी 3 वैलेंसी पे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स और अदर C एटम्स या कोई भी एटम यहाँ पे आ सकता है। इनके नाम के लास्ट में आपको YL यानी कि आयल देखने को मिलेगा और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अभी हमने यहाँ पे देखा एल्केन में एल्क आया, एल्कीन में एल्क आया और एल्काइन में एल्क आया और अल्काइल में भी एल्क आया। तो एक्चुअली ये एल्क जो क्या होता है तो यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम एल्क की यहाँ बात करें तो कहा गया कि एल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जैसे कि मान लो कि कंपाउंड्स में एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम के लिए आप उसे पढ़ेंगे मीथ, उसे मीथ पढ़ा जाएगा, मतलब 1 कार्बन एटम होने पर उसे मीथ पढ़ेंगे। 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। यहाँ तक हमारा काम चल जाता है। और भी अगर आपको आगे ध्यान रखना है तो 11 के लिए अनडेक एंड 12 के लिए डोडेक एंड 13 के लिए ट्राइडेक एंड 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। C20 के लिए एकॉस, C30 के लिए ट्राई अकाउंट एंड C14 के लिए टेट्रा अकाउंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एल्क जो है वो क्या होता है, एल्क जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे IUPAC करने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो कहा गया है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक एटम हो सकता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है या तो वो एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, यानी कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसे हम यहाँ पढ़ेंगे और हम सभी को ये फंक्शन ग्रुप टेबल जो है वो लर्न होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फैमिली ऑफ कंपाउंड लिया हुआ है, यहाँ पे ग्रुप का फॉर्मूला है, यहाँ प्रीफिक्स है और अगले वाले में यहाँ पे सफिक्स है। ठीक है, तो हम इन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला फंक्शन ग्रुप है सल्फोनिक ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है SO3H, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है और सफिक्स उसका होता है सल्फोनिक एसिड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक की। कार्बोक्सिलिक के लिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो COOH होता है, प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे कार्बोक्सी होता है और यहाँ पे इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ईस्टर्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है COOR और प्रीफिक्स इसका होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल एंड सफिक्स हम बात करेंगे तो इसका होता है कार्ब एमोइल, इसे पढ़ते हैं कार्ब एमोइल। उसके बाद यहाँ पे एसिड क्लोराइड की बात करते हैं COCl, प्रीफिक्स इसका होता है क्लोरोफॉर्माइल एंड सफिक्स इसका होता है ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडामाइड, एसिडामाइड का फॉर्मूला होता है CONH2, प्रीफिक्स होता है इसका कार्ब एमोइल और सफिक्स होता है एमाइड। उसके बाद है हमारे पास एल्डिहाइड, फॉर्मूला होता है CHO, प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल और सफिक्स होता है अल। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइल, नाइट्राइल का जो प्रीफिक्स होता है फॉर्मूला जो होता है वो CN होता है और प्रीफिक्स जो है वो साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास है उसके बाद है कीटोन, कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है, इसका प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो होता है एंड इसका सफिक्स जो होता है दैट इज द ओन। उसके बाद है एल्कोहल, फॉर्मूला होता है OH, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एल्कीन। उसके बाद है एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है COO, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है, सफिक्स इसका होता है इन। उसके बाद है एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला होता है C, ट्रिपल बॉन्ड C, प्रीफिक्स इसका होता नहीं है, सफिक्स होता है आइन। उसके बाद होता है हेलोजेंस, इन्हें X से रिप्रेजेंट करते हैं, X यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। इनका प्रीफिक्स होता है हेलो, सफिक्स होता नहीं है। उसके बाद है नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो का फॉर्मूला होता है NO2,
प्रीफिक्स इसका नाइट्रो होता है, सफिक्स इसका होता नहीं है। उसके बाद होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का फॉर्मूला होता है OR, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, सफिक्स इसका होता नहीं है। उसके बाद है हमारे पास अल्काइल, अल्काइल की बात करेंगे तो यहाँ पे इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स इसका होता है एल्कोक्सी और सफिक्स इसका होता नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स को बार बार पढ़ा कि प्रीफिक्स जो है क्या होता है। तो प्रीफिक्स के बारे में कहा गया है टर्म विच यूज बिफोर द एल्क, यानी कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा वर्ड जो कि एल्क यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले यूज होता है। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, टर्म विच यूज आफ्टर द एल्क, यानी कि सफिक्स को एल्क के बाद यूज करते हैं। एल्क क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन आपको दी जाएगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को एल्क बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन क्या होता है, ए लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम नोन एज द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन जो है एक लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन होती है कार्बन एटम्स की। नेक्स्ट है हमारे पास साइड चेन। तो इसके बारे में कहा गया है चेन ऑफ कार्बन एटम्स आउट फ्रॉम द कार्बन चेन, यानी कि जो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस जो कार्बन चेन होती है जिसे पेरेंट चेन भी कहते हैं, तो पेरेंट चेन से बाहर ऊपर या नीचे या साइड में जो चेन होती है उसे हम कहते हैं साइड चेन। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूटेंट। सब्स्टिट्यूटेंट्स को एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द कार्बन चेन बाय द अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि सब्स्टिट्यूटेंट एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं बाय द अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ तक बच्चों जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी आईयूपीएसी नेम करने के लिए वो हमने यहाँ तक ले ली है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी के रूल्स और उनके क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हम आईयूपीएसी बनाएंगे। और आपको पता है कि 10th क्लास में कभी भी कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम्स नहीं बनता है जिसमें आईयूपीएसी नहीं आते हैं। 10th क्लास हो या 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, फॉरएवर के लिए यहाँ पे आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि आईयूपीएसी के रूल और आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।